सोनापुर नाम का एक समृद्ध गांव था, जहां हर त्योहार बड़े उल्लास और उमंग के साथ मनाया जाता था। होली आने में बस कुछ ही दिन शेष थे और इस गांव के लोग होली का पर्व पूरे 3 दिन तक हंसी खुशी के साथ मनाते थे। रंगों का त्योहार पास आ चुका था। पूरे गांव में तैयारियां जोरों पर चल रही थी। हर मोहल्ले में रंग गुलाल की दुकानें सजी हुई थी। घरों में पकवान और मिठाइयां बनाई जा रही थी और बच्चे अपनी पिचकारियां लेकर खेलते दिखाई दे रहे थे। लेकिन उसी गांव के एक सिरे पर एक छोटा सा मकान था, जहां रहने वाला केशव अपने बेटे अमन और पत्नी सरिता के साथ गहरी चिंता में डूबा हुआ था। केशव गांव के प्रभावशाली जमींदार बलदेव के यहाँ काम करता था। केशव रोज सुबह खेतों की ओर निकल जाता, दिन भर कड़ी मेहनत करता और शाम को जो थोड़ी सी मजदूरी मिलती उसी से घर का खर्च चलता था। होली पास आ रही थी, लेकिन उसके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वह अपने बेटे के लिए रंग या पिचकारी खरीद सके। बाबूजी, इस बार होली में मैं भी अपने दोस्तों के साथ रंग खेलूंगा और पिचकारी से पानी भी डालूंगा, बेटे ने उत्साह से कहा। केशव ने उदास स्वर में जवाब दिया, बेटा मुझे माफ कर देना, इस बार भी पैसे पूरे नहीं पड़े। अगले साल जरूर तेरे लिए रंग और पिचकारी लाऊंगा। बेटा मायूस होकर बोला, बाबूजी, पिछली बार भी आपने यही कहा था। क्या गरीब बच्चों को होली मनाने का हक नहीं होता? यह सुनकर केशव चुप रह गया। उसके पास कहने को कुछ भी नहीं था। उसकी आंखें नम हो गईं। अगली सुबह केशव खेतों में मेहनत करने के बाद जमींदार बलदेव के पास पहुंचा। मालिक, क्या कुछ पैसे उधार मिल सकते हैं? होली पर बेटे के लिए रंग और मिठाई लेनी है। यह सुनकर बलदेव तिरस्कार से बोला, अरे केशव, तुम गरीबों की होली भी कोई त्योहार होती है। तुम लोग पर्व मनाने के बारे में सोचते भी कैसे हो? केशव ने विनती करते हुए कहा, मालिक, मैं मेहनत करके लौटा दूंगा, बस थोड़े से पैसे दे दीजिए। तभी जमींदार की पत्नी क्रांति देवी बीच में बोल पड़ी, केशव, तुम्हें शर्म नहीं आती? पिछली बार भी तुम पैसे मांगने आए थे। जाओ अपने काम से काम रखो। यह सुनते ही केशव की आंखें भर आईं, लेकिन उसके मुंह से कोई शब्द नहीं निकल पाया। उसने कुछ नहीं कहा। सिर झुकाए वह चुपचाप वहाँ से लौट आया। शाम को जब वह घर पहुँचा तो अमन दौड़ता हुआ उसके पास आ गया। बाबूजी, क्या आप मेरे लिए रंग लाए? केशव ने भारी मन से कहा, बेटा इस बार भी नहीं ला पाया, मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं थे। मोहन उदास होकर बोला, बाबूजी, पिछली बार भी आपने यही कहा था। क्या गरीब बच्चों को होली मनाने का हक नहीं होता? सरिता ने केशव की ओर देखा और उसे सांत्वना दी। कोई बात नहीं जी, हम बिना रंगों के भी होली मना सकते हैं। यह प्यार और खुशी का त्योहार है। रंग तो बस बहाना होते हैं, हमें बस एक दूसरे का साथ चाहिए। उसी पल केशव के मन में एक नई सोच जागी। उसने मन ही मन तय किया कि क्यों न हालात से लड़ने के लिए खुद ही कुछ करने की कोशिश की जाए। अगले दिन वह गांव के साहूकार हरिलाल के पास पहुंचा। साहूकार जी, मुझे कुछ पैसे उधार चाहिए। मैं गांव में रंगों का एक छोटा ठेला लगाऊंगा। अपने हाथों से बनाए रंग और गुलाल बेचूंगा। हरिलाल हंसकर बोला, तुम जैसे मजदूर व्यापार करेंगे, मजाक मत करो। केशव ने नम्रता से कहा, आप ऐसा मत कहिए, मैं मेहनत करूंगा और आपके पैसे जरूर चुका दूंगा। साहूकार ने शर्त रखते हुए कहा, ठीक है, लेकिन तुम्हें अपना घर गिरवी रखना होगा। अगर पैसे वापस नहीं कर पाए तो घर मेरा होगा। केशव के मन में डर था, लेकिन बेटे अमन की खुशी के लिए उसने हामी भर दी। उसने पैसे लेकर सूखे फूल, हल्दी और चंदन पाउडर खरीदा और सरिता के साथ मिलकर गुलाल तैयार करने लगा। वह काम में जुट गया। अमन भी पूरे मन से उसके साथ लगा रहा। बाबूजी, ये रंग तो बहुत सुंदर दिख रहे हैं और इनमें कोई हानिकारक चीज भी नहीं है। हाँ बेटा, ये प्राकृतिक रंग हैं। इनसे किसी की त्वचा को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। होली से 2 दिन पहले केशव ने गांव की सड़क पर अपना ठेला सजा लिया। ले लो, शुद्ध और हर्बल रंग, बिना केमिकल वाले, ठंडक देने वाले रंग। शुरुआत में कोई ग्राहक नहीं रुका, लेकिन थोड़ी देर बाद एक आदमी ठहर गया। भाई, ये रंग इतने ठंडे क्यों लग रहे हैं? क्योंकि ये पूरी तरह केमिकल मुक्त हैं और देसी तरीके से बनाए गए हैं। धीरे धीरे लोगों की भीड़ इकट्ठा होने लगी और देखते ही देखते उसके सारे रंग बिक गए। उस दिन केशव का मन खुशी से भर उठा, लेकिन गांव के एक दूसरे दुकानदार कल्लू के मन में ईर्ष्या भरने लगी।
अगर केशव इसी तरह रंग बेचता रहा तो मेरा धंधा बंद हो जाएगा। कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा, उसने मन ही मन सोचा। रात के अंधेरे में कल्लू अपने एक साथी के साथ चुपचाप केशव के घर पहुंचा। घर के बाहर रखे सारे रंग और गुलाल उठाकर वे वहां से निकल गए। अगली सुबह जब केशव ने यह देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। हे भगवान, यह क्या हो गया? अरे सरिता, जरा इधर आओ। देखो तो हमारे सारे रंग चोरी हो गए। अमन की आवाज भर आई। बाबूजी, क्या हमारी होली फिर से बेरंग रह जाएगी? केशव कुछ समझ नहीं पाया कि अब क्या किया जाए। तभी एक बूढ़ी दादी, जिन्हें उसने कुछ दिन पहले अपने हाथों से भोजन कराया था, धीरे धीरे चलती हुई वहां पहुंची। जब दादी ने केशव को परेशान देखा तो उसने धीरे से पूछा, अरे बेटे, तुम बहुत परेशान लग रहे हो, क्या हुआ? केशव ने बूढ़ी दादी को सारी बात बताई। यह सुनकर दादी ने समझाया, बेटा, मुझे लगता है तुम्हारे रंगों की चोरी हो गई है, लेकिन हिम्मत मत हारो, मेहनत का फल जरूर मिलेगा। मैं हार नहीं मानूंगी, इस चोरी का पता लगाकर ही रहूंगी। केशव गहरी चिंता में डूबा हुआ था। उसके हाथों से बनाए गए रंग अब उसके पास नहीं थे। उदास होकर वह चारपाई पर बैठा और सरिता बार बार उसके चेहरे की ओर देख रही थी, जैसे पूछ रही हो, अब क्या होगा? बाबूजी, अब हमारी होली कैसे मनेगी? हमारे पास न तो रंग हैं, न पैसे। केशव ने ठानी, बेटा, हम हार नहीं मानेंगे। जिसने भी हमारे रंग चुराए हैं उसे हम ढूंढेंगे और अपने मेहनत का फल लेंगे। तभी गांव में अफवाह फैल गई कि कल्लू के ठेले पर अचानक बहुत अच्छे गुलाल और रंग बिकने लगे हैं। केशव का दोस्त श्याम दौड़ता हुआ आया। भाई देखो, कल्लू वही रंग और गुलाल बेच रहा है जो तुमने बनाए थे। केशव के मन में गुस्सा भड़क उठा। उसने तुरंत फैसला किया कि अब वह चुप नहीं बैठेगा। कल्लू की दुकान पर भीड़ जमा थी। गांव वाले वहां से रंग और गुलाल खरीद रहे थे। केशव गुस्से में वहां पहुंचा और जोर से कहा, कल्लू, तूने मेरे रंग और गुलाल चुरा लिए हैं ना? ऐसा क्यों किया? जवाब दे मुझे। कल्लू केशव की आवाज सुनकर चौंक गया और बोला, अरे केशव, ये क्या बकवास कर रहा है? तेरे जैसे मजदूर क्या व्यापार कर सकते हैं? केशव के मन में गुस्सा उभर आया, लेकिन उसने खुद को शांत रखा। गांव वालों, आप सब जानते हो कि मैंने अपने हाथों से ये रंग बनाए थे। देखो, मेरे रंगों की खासियत थी कि ये ठंडक देने वाले थे। क्या कल्लू के गुलाल में भी वही ठंडक है? गांव के कुछ लोग गुलाल उठाकर चेक करने लगे और बोले, सच में केशव के गुलाल जैसी ठंडक है। केशव ने सवाल किया, तो फिर ये रंग कल्लू के पास आए कहां से? अब लोगों के बीच फुसफुसाहट होने लगी। गांव वालों को शक होने लगा कि चोरी कल्लू ने ही की होगी। एक आदमी बोला, बेटा, जब मैंने तेरे घर पर रंगों का ढेर देखा था, वह बिल्कुल वैसा ही है जैसा अब यहाँ दिखाई दे रहा है। अब कल्लू को समझ आ गया कि वह पकड़ा जा चुका है। तभी गांव के मुखिया हरनाम काका वहाँ पहुँच गए। कल्लू, सच सच बता, क्या रंग तूने चुराए हैं? कल्लू घबरा गया और कांपती आवाज में बोला, नहीं काका, मैंने कुछ नहीं किया। अगर तूने कुछ नहीं किया तो बता, ये रंग तेरे पास कैसे आए? अब कल्लू के पास कोई जवाब नहीं था। गांव वाले गुस्से में थे। हरनाम काका बोले, कल्लू, अगर तू सच नहीं बताएगा तो तेरी दुकान बंद करवा दी जाएगी। डर के मारे कल्लू ने सारी सच्चाई स्वीकार कर ली। हाँ, चोरी मैंने ही की थी। मुझे डर लग गया था कि अगर केशव के रंग बिकने लगे तो मेरा कारोबार ठप हो जाएगा। इसी वजह से मैं रात में गया और उसके सारे रंग उठा लाया। यह सुनते ही गांव वाले भड़क उठे। अब तुझे इसकी सजा मिलेगी। तू केशव को उसकी पूरी रकम वापस करेगा और इसके अलावा 1 साल तक गांव में कोई दुकान नहीं चला पाएगा। कल्लू ने घबराकर केशव से माफी मांगी। केशव भाई, मुझे माफ कर दो। मैंने जो रंग चुराए थे उनका पूरा हर्जाना मैं तुम्हें दूंगा, लेकिन अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं। जो कुछ था सब खर्च हो गया। केशव ने अपने गुलाल की चोरी करने वाले को तो पकड़ लिया था, लेकिन रंगों की चोरी ने उसका व्यापार पूरी तरह रोक दिया था। अब क्या करेंगे हम लोग? हमारे पास दोबारा रंग बनाने का समय भी नहीं है। होली कल ही है। हमारे पास एक ही रास्ता है।
रात भर मेहनत करनी होगी और जितना हो सके उतने रंग बनाने होंगे। ठीक है, फिर मैं भी आपकी मदद करूँगा बाबूजी। केशव, सरिता और अमन तीनों रात भर जागकर मेहनत करने लगे। सूखे फूल पीसे गए, हल्दी और चंदन मिलाए गए और रंग तैयार किए गए। उनकी मेहनत रंग लाई और सुबह तक कुछ गुलाल बनकर तैयार हो गया। सुबह केशव गांव में अपना ठेला लगाने निकला, लेकिन अब भी उसके पास बहुत कम गुलाल बचा था। तभी गांव से बड़ा व्यापारी सुरेश गुजर रहा था। उसने केशव को देखा और उसके गुलाल की गुणवत्ता पर ध्यान दिया। भाई, ये रंग तो बहुत अच्छे हैं, कहाँ से लाए? सेठ जी, ये सब मैंने खुद बनाए हैं, बिना किसी केमिकल के। सुरेश ने यह सुनकर केशव के रंगों में और भी दिलचस्पी ली। अगर तुम यह रंग इतनी मेहनत से बनाते हो तो मैं हर साल होली पर तुमसे रंग खरीद सकता हूँ। क्या तुम मुझसे सौदा करोगे? केशव के चेहरे पर खुशी और आत्मविश्वास की नई रोशनी चमक उठी। यह केशव का पहला बड़ा अवसर था। बिल्कुल साहब जी, मैं मेहनत करके हर साल आपको बेहतरीन रंग दूंगा, आप निश्चिंत रहें। ठीक है, मैं तुम्हें एडवांस पैसे भी दे दूंगा ताकि तुम हर साल अपना व्यापार बढ़ा सको। केशव को लगा जैसे उसकी मेहनत का सच्चा फल मिल गया हो। उसके मन में नई ऊर्जा भर गई थी। पहली बार किसी ने उसकी मेहनत को सराहा और उसे आगे बढ़ने का मौका मिला। सुरेश ने उसे रंग बनाने का बड़ा ऑर्डर दिया और एडवांस पैसे भी दे दिए। जब सुरेश यह सब केशव से चर्चा कर रहा था, तब अमन भी यह सब सुन रहा था। वह उत्साह से बोला, बाबूजी, अब हम भी आगे बढ़ेंगे। अब तो हम नए कपड़े ले सकेंगे और मिठाइयाँ भी खा पाएंगे। हाँ बेटा, लेकिन अभी बहुत मेहनत करनी होगी। यह तो बस शुरुआत है, इसे बनाए रखना जरूरी है, तभी हमारा व्यापार सही चलेगा। यही सब बातें करते हुए केशव ने अपना सारा गुलाल सुरेश को सौंप दिया। फिर अपना खाली ठेला समेटकर वह अपने बेटे के साथ खुशी खुशी घर की ओर निकल पड़ा। सरिता, जो अब तक चिंतित थी, पहली बार मुस्कुराई। भगवान का शुक्र है, हमारी मेहनत रंग लाई। अब हमें और भी अच्छे रंग बनाने होंगे। केशव और सरिता ने सुरेश के लिए रंग बनाने की पूरी योजना तैयार की, लेकिन गांव में कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्हें केशव की यह तरक्की बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। यह केशव अब अपने पैरों पर खड़ा हो रहा है। यह तो मजदूर था, अब व्यापारी बनने चला है। हाँ मालिक, अगर केशव सफल हो गया तो आगे चलकर हमें कोई मजदूरी करने वाला नहीं मिलेगा। हमें कुछ करना होगा, नहीं तो यह आगे ही बढ़ता जाएगा। मैं इसे फंसाने के लिए एक चाल सोचता हूँ। हमें ऐसा करना होगा कि केशव फिर से कर्ज में डूब जाए। यह सब बातें करके दोनों ने मिलकर एक साजिश रची। उधर केशव और सरिता दिन रात मेहनत में लगे हुए थे। अमन भी छोटी मोटी मदद करने लगा था। सब कुछ ठीक चल रहा था। तभी एक दिन साहूकार उसके घर आ पहुंचा। केशव, अरे ओ केशव, बाहर आना जरा। केशव, सुना है अब तू व्यापारी बन गया है, बहुत बढ़िया। लेकिन बता, जो कर्ज तूने लिया था वो चुका पाएगा ना? हाँ हाँ साहूकार जी, मैं धीरे धीरे चुका दूंगा। मेरे पास अब काम है, मैं समय पर पैसे लौटा दूंगा। देख केशव, हम तुझ पर भरोसा करते हैं, लेकिन व्यापार में बड़े बड़े लोग भी फेल हो जाते हैं। तू मजदूर आदमी है, अगर तेरा व्यापार नहीं चला तो क्यों ना मैं तुझे एक और कर्ज दे दूं, जिससे तू और ज्यादा रंग बना सके। व्यापार बढ़ेगा तो तू कर्ज भी जल्दी चुका सकेगा। केशव सोच में पड़ गया। उसे सुरेश से पहले ही कुछ पैसे मिल चुके थे, लेकिन अगर काम को और फैलाना है तो उसे और रकम चाहिए होगी। सरिता ने घर के अंदर से ही दोनों की बातें सुन ली थी। यह सुनते ही वह तुरंत बाहर आई और बोली, साहूकार जी, हमें और कर्ज की कोई जरूरत नहीं है। हम मेहनत करके अपने पैसे खुद कमा लेंगे। साहूकार का चेहरा उतर गया। उसने गुस्से से केशव की ओर देखा और वहाँ से चला गया। अगले कुछ दिनों तक केशव और सरिता ने दिन रात मेहनत की। अब गांव के लोग बढ़ चढ़कर केशव के बनाए रंग खरीदने लगे थे, लेकिन जमींदार और साहूकार यह सब देखकर अंदर ही अंदर जल रहे थे। कुछ दिनों बाद केशव की दुकान पर जमींदार के आदमी पहुँचे और केशव को धमकाने लगे।
अबे केशव, तूने जमींदार के खेतों में मजदूरी छोड़ दी और अपना काम शुरू कर लिया, यह हमें मंजूर नहीं है। यह सुनकर केशव घबरा गया और डरते डरते बोला, तुम लोग ऐसा क्यों कह रहे हो? मैं तो बस मेहनत कर रहा हूँ, मैंने किसी का कोई नुकसान नहीं किया। अब मजदूर भी व्यापार करेगा? वाह रे वाह, मजाक कर रहा है क्या? अगले दिन सुरेश गांव वालों से केशव के घर का पता पूछता हुआ उसके घर पहुंचा। केशव, मैंने सुना है कि तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ है, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। सरिता ने भी उसका साथ दिया और अमन के साथ मिलकर उसे हौसला देता रहा। उसकी मदद के लिए सब आगे आए। उसने अपनी पत्नी और बेटे की आंखों में भरोसा देखा। तभी उसने तय कर लिया कि वह फिर से नई शुरुआत करेगा और पहले से ज्यादा मेहनत करेगा। तभी केशव से किसी ने कहा, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, क्या तुम मुझे भी अपने साथ काम करने का मौका दोगे? बाबूजी, इस पर भरोसा मत कीजिए, इसने पहले भी हमारे साथ धोखा किया है। केशव सोच में पड़ गया। क्या कल्लू सच में बदल चुका है या यह कोई नई चाल है? केशव संदेह भरी नजरों से कल्लू को देखने लगा। सोहन और सरिता को भी भरोसा नहीं था कि वह अपनी पुरानी आदतें छोड़ पाया होगा। बाबूजी, इसे अपने साथ काम मत करने दीजिए, यह आदमी भरोसे के काबिल नहीं है। कल्लू, अगर तू सच में पछता रहा है तो पहले यह साबित कर कि तू बदल गया है। कल्लू ने सिर झुका लिया और भावुक होकर बोला, केशव भाई, मैं सच में बदलना चाहता हूँ, मुझे अपनी गलती समझ आ गई है, बस एक मौका दे दीजिए, मैं दिल से आपकी मदद करना चाहता हूँ। केशव गहरी सोच में पड़ गया। एक तरफ उसे कल्लू पर पूरा भरोसा नहीं था, लेकिन दूसरी तरफ उसे मदद की जरूरत थी क्योंकि सुरेश ने बहुत बड़ा ऑर्डर दिया था। त्योहार के लिए सुरेश को काफी ज्यादा गुलाल चाहिए था। कुछ देर सोचने के बाद केशव ने कहा, ठीक है कल्लू, मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ, लेकिन अगर तुमने फिर कोई चाल चली तो इस बार माफी नहीं मिलेगी। यह सुनकर कल्लू बहुत खुश हो गया। इसके बाद केशव, सरिता, सोहन, कल्लू और गांव के 2 लोग मिलकर दोबारा रंग बनाने में जुट गए। थोड़े ही समय में सबकी मेहनत से केशव ने सुरेश को ढेर सारा गुलाल दे दिया और फिर गांव में रंग बेचने लगा। जमींदार और साहूकार को यह खबर मिली कि केशव फिर से अपने काम में लग गया है। यह आदमी हार मानने वाला नहीं है, इसे एक बार फिर रोकना पड़ेगा। इस बार इसे पूरी तरह दबा देना होगा। हमें ऐसा करना है कि यह दोबारा खड़ा ही न हो सके। यही सब बातें करके दोनों ने मिलकर फिर एक नई चाल चली। कुछ ही दिनों बाद गांव में अचानक यह अफवाह फैल गई कि केशव अपने रंगों में सस्ते और नुकसानदायक केमिकल मिलाता है। अगले दिन जब केशव अपने ठेले पर रंग बेच रहा था, तभी कुछ गांव वाले आए और गुस्से में बोले, केशव, तुम्हारे रंग से हमारे बच्चों की त्वचा लाल पड़ गई है, तुमने इन रंगों में केमिकल मिलाया है। नहीं, मैं तो खुद ही हर्बल रंग बनाता हूँ, इसमें कोई केमिकल नहीं है। लेकिन हमारे पास सबूत हैं। किसी ने तुम्हारे रंगों को जांच के लिए भेजा और उसमें केमिकल पाया गया। केशव को समझ नहीं आया कि यह सब कैसे हो गया। तभी मुखिया काका वहां आए और बोले, केशव, जब तक यह मामला साफ नहीं होता तुम्हें रंग बेचने से रोक दिया जाएगा। यह सब सुनकर केशव पर जैसे बिजली गिर गई। वह बहुत दुखी हो गया। केशव उदास होकर घर लौटा। बाबूजी, गांव में यह गलत अफवाहें कौन फैला रहा है? जरूर यह कोई साजिश है, कोई आपके रंगों को बदनाम करना चाहता है। मुझे लगता है कि यह जमींदार और साहूकार की ही चाल है, लेकिन हमें इसका सबूत चाहिए। सोहन और कल्लू ने तय किया कि वे इस साजिश का सच सबके सामने लाएंगे। रात को दोनों चुपके से साहूकार के गोदाम के पास गए। वहां उन्होंने देखा कि कुछ लोग केशव जैसे दिखने वाले पैकेट्स में सस्ते और हानिकारक रंग भर रहे थे। देखो, ये लोग जहरीले रंग बना रहे हैं और इन्हें मेरे बाबूजी के नाम से बेच रहे हैं। अब यह बच नहीं पाएंगे। सोहन और कल्लू तुरंत मुखिया नंदन काका के पास गए।
और पूरी सच्चाई उन्हें बताई। मुखिया ने कुछ गांव वालों को इकट्ठा किया और सभी साहूकार के गोदाम की ओर चले। मुखिया और गांव वाले गोदाम के अंदर गए तो देखा कि वहां केमिकल वाले जहरीले रंग तैयार किए जा रहे थे और उन पर केशव का नाम लिखा था। हरिलाल, तुम ये क्या कर रहे हो? साहूकार घबरा गया। मैं तो बस। अब उसके पास कोई बहाना नहीं था। गांव वालों का गुस्सा बढ़ गया। इसने हम सबको बेवकूफ बनाया। मुखिया ने तुरंत साहूकार को गांव की पंचायत के सामने पेश करने का आदेश दिया। अगले दिन पंचायत बुलाई गई। गांव वालों ने कहा, हमने अपनी आंखों से देखा कि यह साजिश केशव को फंसाने के लिए रची गई थी। यह सब जमींदार और साहूकार की चाल थी। हमने बिना सच जाने केशव पर शक किया। हमें उससे माफी मांगनी चाहिए। हाँ, केशव ने हमेशा मेहनत और ईमानदारी से काम किया है। गांव वालों ने यह सब कहते हुए पंचायत में केशव से माफी मांगी। सरपंच ने फैसला सुनाया। साहूकार और जमींदार, तुम दोनों पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा और तुम्हें गांव की पंचायत में शर्मिंदा होना पड़ेगा। पंचायत का फैसला सुनते ही जमींदार और साहूकार ने सिर झुका लिया। अब केशव को पूरा न्याय मिल चुका था। होली के दिन पूरा गांव केशव के पास आया और उसके रंग और गुलाल खरीदे। केशव का सपना पूरा हो गया था। उसने सोहन को एक बड़ी पिचकारी दिलाई और सोहन ने पूरे जोश में अपने दोस्तों पर रंगों की बौछार कर दी। कल्लू भी अब उसका सबसे अच्छा साथी बन चुका था। बाबूजी, हमारी होली इस बार सबसे रंगीन हो गई। अब हम भी अच्छे से होली खेलेंगे। यही सब बातें करते हुए दोनों बाप बेटे बहुत खुश हो गए। थोड़े समय बाद पूरे गांव ने मिलकर होली खेली और इस बार यह सच में किसी गरीब की नहीं बल्कि पूरे गांव की होली बन गई। होली के बाद भी केशव का हर्बल रंगों का व्यापार पूरे गांव में चर्चा का विषय बन गया। अब गांव के कई लोग भी उसके साथ जुड़ना चाहते थे। एक दिन व्यापारी सुरेश फिर से गांव आया। केशव, तुम्हारे बनाए रंगों की मांग अब और बढ़ गई है। मैं चाहता हूँ कि तुम और कुछ गुलाल बना। अरे साहब जी, होली तो खत्म हो चुकी है, अब गुलाल की क्या जरूरत? मैं आपको अगले साल अच्छे अच्छे गुलाल बना कर दूंगा। अरे केशव, तुमको पता नहीं कि शहरों में अच्छे गुलाल की कितनी मांग होती है। वहाँ आए दिन कोई न कोई उत्सव या फंक्शन होता ही रहता है। उसमें गुलालों की बहुत जरूरत होती है। यह सुनकर केशव की आंखें खुशी से चमक उठीं और वह खुशी खुशी बोला, साहब, मैं पूरी मेहनत करूँगा। यह मेरे लिए बहुत बड़ा अवसर है, लेकिन तुम्हें और दूसरों की मदद की जरूरत पड़ेगी। अकेले तुम यह काम नहीं कर सकते। केशव गांव में गया, कुछ लोगों को इकट्ठा किया और कहा, मैं चाहता हूँ कि जो लोग मेहनत करना चाहते हैं वे मेरे साथ आएं। हम मिलकर रंग बनाएंगे और शहर में भी बेचेंगे। गांव के कई मजदूर जो अब तक जमींदार के खेतों में काम कर रहे थे केशव की ओर बढ़े। केशव भाई, हमें भी काम चाहिए। क्या हम तुम्हारे साथ काम कर सकते हैं? केशव ने खुशी खुशी उन्हें अपने साथी बना लिया। अब केशव अकेला नहीं था, उसके साथ पूरा गांव था। जब जमींदार और साहूकार को पता चला कि केशव अब शहर में अपना व्यापार बढ़ाने वाला है तो वे फिर से जलने लगे। अब यह मजदूर हमारे खेतों में काम करने के बजाय केशव के साथ काम करेंगे। हमने इसे गिराने की हर कोशिश की, लेकिन यह हर बार और भी मजबूत होकर खड़ा हो जाता है। गांव वालों को अब जमींदार और साहूकार से कोई डर नहीं था। पंचायत के आदेश के अनुसार दोनों को जुर्माना भरना पड़ा और उनका प्रभाव गांव में धीरे धीरे खत्म होने लगा। अब जमींदार और साहूकार की शक्ति कमजोर पड़ चुकी थी। गांव के लोग अब केशव के साथ मिलकर काम करने लगे थे, जिससे उनका भी जीवन सुधरने लगा। केशव का व्यापार बढ़ने लगा। अब वह अपने परिवार को अच्छा जीवन देने में सक्षम हो गया था। सोहन हंसते खेलते अपने पिता से बोला, बाबूजी, अब हम भी नए कपड़े खरीद सकते हैं। हाँ बेटा, अब तुम्हारी हर इच्छा पूरी होगी। अब तुम्हारी होली कभी बेरंग नहीं होगी। सोहन की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और उसकी खुशियों को देख उसकी माँ सरिता भी बहुत खुश हो गई। तो अगले साल होली पर मैं और भी बड़ी पिचकारी लूंगा। सरिता हंस पड़ी और सोहन से प्यार से बोली, हाँ हाँ बेटा, तुझे जो भी चाहिए तू वह सब खरीदना। तुम्हारे पिता तुझे सब दिलवाएंगे। यही सब बातें करके ये तीनों का यह छोटा सा परिवार खुश हो गया और अपने बीते दिनों के दुखों को भुलाकर अपनी बाकी की जिंदगी खुशी से बिताने का संकल्प लिया।